वंदे मातरम। नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड से हमारे साथ बड़े तेज़ तरार मंत्रियों में जिनकी गिनती होती है मदन कौशिक जी, जो शहरी विकास मंत्री हैं और हरिद्वार से आप आते हैं और सरकार के प्रवक्ता भी हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि शहरी विकास, क्योंकि बहुत बड़ा मंत्रालय है और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, खासकर ऐसे समय में जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है जब कोविड जैसी महामारी से सब लोग लड़ रहे हों। क्योंकि शहरी विकास जो मंत्रालय है उसके पास वहाँ दोहरी जिम्मेदारियां इस वक्त आ रखी हैं। कुंभ भी वहाँ पे है और कोविड से भी उनको निपटना है, उसके अलावा आपदाएं भी उत्तराखंड में बहुत आती हैं। तो हमारे साथ हैं मदन कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदन जी, जिस तरह राम मंदिर की, क्योंकि हरिद्वार का जब नाम आता है तो हरिद्वार के नाम के साथ राम मंदिर का जो आगाज हो रहा है, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद में भी आप रहे हैं और उस दौरान राम मंदिर का मुद्दा बड़ा गर्म रहता था। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं आपसे कि कल राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो कैसा आपको लग रहा है कि उस वक्त क्या एक जज्बा था और आज वो जो सपना उस वक्त था, उस वक्त का आपका था, वो आज पूरा होता आपको दिख रहा है? तो सर्वप्रथम तो आपको कैसा लग रहा है उसी पे जानेंगे। जी मदन जी। देखिए, एक तो बहुत ही बड़ी प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता इस रूप में है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं कि 500 साल का एक ऐसा कार्यकाल गया, ऐसा कालखंड गया जिस कालखंड में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया, और केवल मन में एक ही भाव था, मन में एक ही कल्पना थी, मन में एक ही चिंतन था, मन में एक ही स्वर था कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, दिव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। और इसको लेकर केवल सन 80-85 के 80 शतक में ही नहीं, 80 के दशक से पहले भी अनेक बार बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं। लेकिन 80 के दशक का आंदोलन इसलिए ऐतिहासिक मैं कहूँगा कि इसमें हिंदुस्तान भर के जिस प्रकार लोगों की भावना जुड़ी, और एक ऐसा समय आया जिस समय को लेकर और कार सेवा का आह्वान हुआ, और आह्वान के बाद जो परिस्थितियाँ बनी वो सबके सामने हैं। और आज इतनी लंबी लड़ाई के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार का निर्णय दिया, निश्चित रूप से वो जनभावनाओं के अनुरूप था। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, हिंदुस्तान के सभी साधु संतों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि संतों के सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका शिलान्यास का कार्यक्रम कल अयोध्या में शुरू हो रहा है, अयोध्या में किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज पूरा हिंदुस्तान के मन में, लोगों के मन में भारी भारी प्रसन्नता है, बड़ा भारी खुशी का माहौल है। चारों तरफ हिंदुस्तान में हर लोगों के मन में कल के दिन में किस प्रकार अपने घर में जाकर दीप जलाएं, किस प्रकार से आतिशबाजी करके खुशी मनाएं, किस प्रकार से भगवान राम के गुणगान करते हुए और अपनी खुशी का इजहार करें, ये सबके मन में। और कल का वो दिन हमारे लिए ऐतिहासिक और एक ऐसा यादगार दिन है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, वैसे भी अगस्त ऐतिहासिक रहा है हमेशा से। मदन जी, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। जिस तरह शहरी विकास मंत्रालय आपके पास है, वर्तमान में सबसे बड़ा जो कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी देहरादून को लेकर चल रहा है, जिस पे सबकी नज़र है। तो आप स्मार्ट सिटी को कैसे देखते हैं और अभी कितने आगे आप बढ़े हैं और अभी क्या चुनौतियां आपके सामने स्मार्ट सिटी में हैं? देखिए, पहले तो स्मार्ट सिटी का चयन हमारा बिल्कुल आखिरी के जो चरण था उसमें हुआ था, और आज जब हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जब टेंडर प्रक्रिया में गया तब लॉकडाउन हो गया। अब लगातार 3-4 महीने से काम की जो स्पीड थी वो संभवतः अभी नहीं पकड़ पाई है। लेकिन ये निश्चित है कि जिस प्रकार से हमने स्मार्ट सिटी के काम को थोड़ा आगे बढ़ाने का और पूरा एक एक करके उस पर प्रक्रिया पूरी की, तब निश्चित रूप से हम जो 100वें स्थान पर थे, हम इसमें पहले 10 में आ गए थे अपनी पहली प्रक्रिया में। और इसका परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने जो बाह्य सहायता योजना, उसके अंतर्गत जितना पैसा स्मार्ट सिटी में खर्च होगा उतना पैसा एक्स्ट्रा देहरादून के लिए देने का कमिटमेंट किया है, निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से स्मार्ट सिटी के जो अभी काम है वो शुरुआत अभी प्रारंभिक चरण में है। आने वाले समय में वो तेज़ी से बढ़ेंगे
क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से जो हमारे 8-10 वार्ड हैं उनमें सारा काम होना है, लेकिन जो ड्रेनेज है वो पूरे शहर की होनी है, ग्रीन बिल्डिंग बननी है, एक स्मार्ट रोड बननी है, थोड़ा डक्ट बनना है, थोड़ा सीवरेज है, पानी है। ये सारे काम है जो अभी शुरुआत के, मैं कहूँगा कि पहला चरण शुरू हुआ है और आने वाले समय में इसको तेज़ी पकड़ेगा। कोरोना के कारण थोड़ी स्पीड जो बढ़ी थी वो कम हुई है, तो इस कारण से थोड़ा अभी इसमें विलम्ब जैसा नज़र आ रहा है। मदन जी, जिस तरह अभी हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां होनी थी, बड़े जोर शोर से उसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो हर चीज़ पर विराम सा लगा दिख रहा है। कुंभ को लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं? और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आपका कि आपने अधिकारियों को बड़े जोर शोर तरीके से डांटा भी कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं, तो इस तरीके से उसमें काफ़ी मतलब एक मैसेज वो दोनों तरफा, उसमें विपक्ष के वार भी थे और पक्ष भी था, लेकिन अपने आप में बड़ी चुनौती कुंभ भी है। और ऐसे समय में जब कोविड के टाइम पे मजदूर ना मिल रहे हों, उसकी तैयारियों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुंभ को लेकर जो आपने एक परिधि खींची थी वो पूरी होने जा रही है या उसमें अभी कुछ कमियां दिख रही हैं? देखिए, कुंभ में 3 तरह के काम थे। एक काम वो था जो नेशनल हाईवे का काम था, दूसरा काम वो था जो अस्थाई परमानेंट नेचर के काम थे, जिसमें पुल थे या नई सड़कों का निर्माण था या थोड़े सीवरेज के काम थे, और एक बड़ी मात्रा में था टेम्परेरी वर्क, जिसको हम कहते हैं कि कुंभ की दृष्टि से जहाँ कुंभ जाएगा वहाँ हमारा सीवरेज है, पानी है, बिजली है और सड़क के काम है, इत्यादि काम थे। अब हमने अभी तक जो NHI का काम था वो शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसमें थोड़ी विलम्ब हुआ है। स्वाभाविक तौर पर 3-4 महीने विलम्ब था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि NHI का काम तेज़ी के साथ शुरू हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारे स्थायी नेचर के काम थे उनकी स्वीकृति पहले दे दी गई थी, वो थोड़ी स्पीड में बढ़े हैं, अच्छा उनका प्रोग्रेस है और मुझे लग रहा है दिसंबर तक सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे सामने चुनौती केवल यही नहीं है, चुनौती ये है कि हमने जो सारे काम कराए हैं, चाहे वो सीवरेज के हों, चाहे वो पानी की लाइन हो, अंडरग्राउंड बिजली हो, अंडरग्राउंड गैस के काम है, ये काफ़ी मात्रा में काम हुए। इन सबको व्यवस्थित करते हुए और ठीक से सड़कों का निर्माण हो जाए, और ये हमारे पास समय केवल दिसंबर तक है। लेकिन चूंकि कोविड आज की तारीख में लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, तो इस कारण से अभी कुंभ का स्वरूप क्या होगा, कुंभ कितने स्वरूप का होगा, ये तो सही है कि कुंभ का जो हमारी तिथि है, जो हमारे अखाड़ा परिषद और अन्य धार्मिक संगठनों ने तय की हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार पूरी तरीके से कृतसंकल्प है, तैयार है, और हम यथासंभव कोशिश करके समय पर अपने काम को पूरा करेंगे। लेकिन ये तो अगले 1-2 महीने के बाद पता चलेगा कि कुंभ का स्वरूप किस प्रकार से रहेगा। ये अखाड़ों के साथ बैठक में भी यही विषय आया, कुंभ होगा, समय पर होगा, अच्छा होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा। स्वरूप के बारे में अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच बैठकर तय किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण है इस टाइम कोविड को देखते हुए। लेकिन मदन जी, जिस तरह से बातें लगातार आ रही थी और मीडिया में भी और आम जन में भी ये बात थी कि कहीं ना कहीं जो कुंभ को लेकर अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया है उस पर हमेशा सवालिया एक जो चिन्ह है वो खड़ा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, जो कड़ी है, वो अधिकारी हैं, और ऐसे में उनको ऐसा रवैया होना वो अपने आप में बड़ी चुनौती, वो सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में लग रही है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? और आपने उसके लिए एक छोटा सा एक डांट का उस दिन प्रयास तो किया, लेकिन रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, क्योंकि वो बड़ा काम है और बार बार हर कोई उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी देखिए, बात सही है आपकी कि हमारी जो कड़ी है, जो हमारे काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर संवेदनशीलता के साथ कुंभ की महत्व समझते हुए और उस सारे काम को स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बैठकें ली हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर पर भी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि इसका जो एक टाइम फ्रेम हमने दिया है वो टाइम फ्रेम की समीक्षा होगी, और अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है
तो उस पर कैसे हम दूर करेंगे, इसको भी हम करेंगे। लेकिन चूंकि कुंभ की तिथियां निश्चित हैं, कुंभ की तारीखें तय हैं, तो इस प्रकार से वो परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन हमें अपने काम की स्पीड बढ़ाकर करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि उसमें सभी लोग पूरी मनोयोग से जुड़कर काम को पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। मदन जी, जिस तरह अभी बरसात चल रही है, आपदा बड़ी चुनौती रही है हमेशा से ही। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उत्तराखंड के सामने आपदा चुनौती ना रहे, और हमेशा उत्तराखंड अच्छा कार्य करता है। वर्तमान में अगर हम देखें आपदा को पूरा, जिस तरह सब जगह अभी बाढ़ की समस्याएं भी हैं, बादल फटने की समस्याएं भी हैं, वैसे ही जो फंड की जब बात आती है तो उसको लेकर आप, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और वर्तमान में कितनी स्थिति मजबूत है हमारी कि हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है, ऐसे में कोविड के टाइम पर जबकि लोग भी कम हैं? देखिए, कोविड के कारण ये सही है कि हमारे यहाँ जो चार धाम यात्रा है वो नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो भी लगभग नहीं के बराबर हैं। हमारे यहाँ राज्य पूरी तरीके से टूरिज्म पर आधारित राज्य है, चाहे वो चार धाम की हो, चाहे वो हमारा जनरल टूरिस्ट हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि आपदा के कारण जो एक परिस्थिति राज्य के सामने रहती है, उसके लिए ज़रूरी है कि राज्य का आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी के साथ और बड़ी गंभीरता से काम करे। इसके लिए राज्य में हमारे मुख्यालय में आपदा प्रबंधन का एक स्टेट का हमने केंद्र बनाया हुआ है। राज्यों में, हमारे ज़िलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पूरा टास्क फोर्स हमारा काम करता है। और आपने देखा होगा कि यदि कोई घटना घटती है तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हमारी आपदा की टीम वहाँ पहुँच जाती है, और किस तरह कंट्रोल करें इस पर सारा वर्क करके उसको कंट्रोल किया जाता है। और राज्य के सामने हमेशा से आपदा एक बड़ी चुनौती रही है, और इस चुनौती से निपटना हमारे राज्य ने ठीक से सीख भी लिया है। और आने वाले समय में भी आपदा को लेकर जो हमें और सुधार करने की आवश्यकता होती है, हम समय समय पर सुधार करते हैं। और आज राज्य में आपदा को लेकर, चाहे वो चार धाम की रोड की बात हो, चाहे वो हमारे जो चलते हुए काम है इनके मार्ग में आने वाली बाधा की बात हो, चाहे वो हमारे सामने आपदा की दृष्टि से हमारी चार धाम यात्रा की बात हो, चाहे हमारे जनरल टूरिस्ट की बात हो, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। और आपदा पे हम जिस प्रकार से हम विजय प्राप्त करेंगे, या आपदा को जिस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, उसी रूप में सारी चीज़ें बढ़ोंगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम इसको पूरा कंप्लीटली हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में है, कंट्रोल में रहेगी। मदन जी, जिस तरह शहरी विकास मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय के अंदर आपको अभी आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां लगती हैं, और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे जनमानस को एकदम अपनी तरफ आकर्षित करती है? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती पूरे दुनिया के सामने है, वो भारत के सामने भी है, वो हमारे राज्य के सामने भी, वो है सॉलिड वेस्ट। आज पूरी दुनिया सॉलिड वेस्ट को लेकर अनेक प्रकार की नीति बना रही है। आज ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमने बैठक करके और रुड़की के लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी को फाइनल किया कि 1 महीने में आप टेंडर कर लेंगे। अगर हम एक मॉडल के तौर पर कवर कर लेते हैं तो फिर हम देहरादून को, हम हल्द्वानी को, हम रुद्रपुर को, हम कोटद्वार को भी इससे जोड़ेंगे। और यही चुनौती आज पूरी दुनिया के सामने है कि हम अपना जो वेस्ट है उसको किस प्रकार से और उसको ठीक प्रकार से उसका मैनेजमेंट हो जाए। मैं समझता हूं कि इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। हमने पिछले दिनों अपने यहाँ जो स्वच्छता अभियान चलाया था, खासतौर पर डोर टू डोर, वो हमने पूरे वार्डों में प्रदेश में कंप्लीट कर लिया है। हमारे राज्य में जो हम निकायों को मदद करने की स्थिति से राज्य वित्त आयोग का पैसा देते हैं, वो हमने 2-3 गुना बढ़ाया है। अभी राज्य में इस प्रकार का जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत फंड्स को लेकर नहीं है, लेकिन ये चुनौती है जिसको हम निश्चित रूप से पूरा करने के तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में सॉलिड वेस्ट इस राज्य में एक ऐसा राज्य के रूप में हम देखें जहां 100% उसका मैनेजमेंट कर लिया गया है। मदन जी, ऐसा कहा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो हर बार मदन कौशिक बढ़कर जीतते हैं, हर बार जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो हरिद्वार को लेकर आपकी क्या प्लानिंग रही है, और वर्तमान में आपने हरिद्वार में ऐसे मुख्य कार्य क्या आप देखते हैं जिससे हरिद्वार का जो स्वरूप है वो सुंदर दिखता जा रहा है? जी
देखिए, एक तो मेरे ही शुरू से ये एक भाव रहा है कि हम इसको एक डेवलप्ड सिटी बनाएं जो देश और दुनिया का सबसे एक अच्छा शहर बने। इसके लिए हमने जो 4-5 बड़े काम किए हैं। एक तो मेडिकल के क्षेत्र में हमने एक बहुत ही अभूतपूर्व काम किया कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ वो स्वीकृत हो गया है, उसका पैसा आ गया है, अब टेंडर प्रक्रिया में जाकर उस काम को शुरू करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिला हॉस्पिटल था वो केवल 30 बेड का था, उसको 130 बेड का किया है। हमारे मेडिकल के क्षेत्र में हमारे पास आईसीयू, वेंटिलेटर और अन्य प्रकार के जो इक्विपमेंट नहीं थे वो सारे हमने दे के काम शुरू किए हैं। भूपतवाला हमारी एक छोटी बस्ती है, वहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं थी, वहाँ हमने हॉस्पिटल दिया है। हमारे यहाँ डॉक्टर पूरे हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े काम किए हैं। हरिद्वार में भीड़ को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती थी, बाईपास को लेकर भी भारत सरकार की स्वीकृति हम लोगों ने कराई है। शहर के अंदर अंडरग्राउंड बिजली का काम तेज़ी से चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम तेज़ी से हो रहा है। शहर के अंदर जो सीवरेज है वो लगभग 97% है, 3% सीवरेज बची हुई है, वो भी हम इस साल में पूरा करना चाहते हैं। पानी हमारे पास जितना हमें चाहिए, जो मानक है मानक से ज़्यादा है। बिजली हमारे यहाँ स्थिति बहुत ही अच्छा सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो बेसिक चीज़ है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवरेज है, ये सब हम उस रूप में तैयारी है हमारी। और जो बड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड बिजली हो, गैस हो या हॉस्पिटल की सुविधा हो, एक बड़ा काम हम करने जा रहे हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में मेट्रो का काम, वो भी लगभग हमारा दूसरा चरण उसका शुरू हो रहा है। पहले चरण में उसका स्वीकृति हुई थी, दूसरे चरण में हमने जो उपटा की बैठक हुई थी उसमें हमने उसको स्वीकृति करा के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वो हमने पूरा कराया है। अब उसका डीपीआर बन के आएगा तो टेंडर प्रोसीजर में जाएंगे। दूसरा, हमने हर की पौड़ी के पास से एक रोपवे का निर्माण हम कर रहे हैं जो चंडी देवी जाएगा। उसके होने के बाद हम फिर वहाँ से मनसा देवी कैसे जोड़ेंगे इस पर विचार करेंगे, वो भी हमारा प्रक्रिया में चला गया है। इसी प्रकार से शहर के अंदर पहले हम मेट्रो की बात कर रहे थे लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं था, तो हमने पीआरटी को फाइनल किया है वहाँ, और उसको हमने हरिद्वार दर्शन का नाम हम दे रहे हैं। 18-20 किलोमीटर का बनने के बाद आप हरिद्वार के किसी भी स्थान पर जाएंगे, इजी पहुँच सकते हैं। वो हरिद्वार के लिए एक बड़ी सौगात होगा। तो ये बड़े काम हमने करते हुए हरिद्वार आने वाले समय में एक डेवलप्ड शहर के रूप में जाना जाएगा और एक पूरे देश के अंदर एक अच्छा शहर हो, इस प्रकार से इसको हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और विकास मॉडल के रूप में वो जाना जाए, ऐसा होना भी चाहिए। हरिद्वार अपने आप में हरि का द्वार है। और मदन जी, सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय और अतिक्रमण पे क्या नीति होनी चाहिए। और वर्तमान में क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ऐसा बोलते हैं और अभियान चलते भी हैं, लेकिन फिर वो अभियान दम तोड़ देते हैं और वापस लोग उसी जगह आ जाते हैं। उसको लेकर क्या आपकी तैयारियां चल रही है? क्या वापस अतिक्रमण के खिलाफ कोई ऐसा अभियान आप चलाने जा रहे हैं जिससे कि जो, क्योंकि अतिक्रमण शहर की सुंदरता को खराब करता है, उसको लेकर प्राधिकरण भी आपके पास हैं लगभग सारे, तो क्या है उसको? और अब जो है, जो आपने एक निर्णय दिया था, बीते दिनों में देख रहा था कि नक्शे के हिसाब से ही हर मकान बनेगा, चाहे वो पुराना हो या नया हो, उसको लेकर अभी क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, सड़कों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करना, ये निश्चित रूप से जहाँ अपने शहर में आप शहर को बदरंग करेंगे, वहीं साथ साथ हमें खुद को दिक्कत होगी कि हम रास्ते छोटे करते जाएंगे, तो हमें उस रास्ते से जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं एक हमारे अन्य प्रकार के जो प्रायोजन है उन पर भी प्रभाव डालती है। तो हम समय समय पर इस प्रकार के अभियान चलाते हैं। अभी देहरादून, हरिद्वार में हमने वृत्त अभियान चलाया है, रुद्रपुर में अभियान चला, और सड़कों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी समय समय पर दिए जाते हैं। ये भी सही है कि PIL और अन्य माध्यम से हाई कोर्ट में भी विषय जाता है और वहाँ से भी अनेक प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। सरकार उन सब को लेकर और एक पारदर्शी रूप से हम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मदन जी, 3.5 साल लगभग होने जा रहे हैं सरकार के। आप इस सरकार के जो 3.5 वर्ष के जो कार्य हैं और जो जितने हुए हैं या अभी होने बाकी हैं, कैसे देखते हैं आपकी? आपने कितना जो अपना अचीवमेंट है या कितना आप उस, जब तक जो सोच थी जब आप स्टार्ट में आए थे और आज कितने पूरे पे हैं आप? 100 में से अगर हम अंक की बात करें तो कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, अंक
तो अलग चीज़ हुई। अंक तो देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब अंकों की बात आती है तो 5 साल का समय होता है, और 5 साल में जनता के बीच में हम लोग जाते हैं और वहीं से हमें अंक मिलते हैं। राजनीतिक व्यक्ति से अंक मांगेंगे तो वो अपनी पार्टी को अपने हिसाब से 100 में से 100 से ज़्यादा नंबर देगा, तो उसमें कोई कम करने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारा, जब हम 3.5 साल पहले सत्ता में आए थे तो राज्य की स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास था, सरकार को लेकर लोगों के मन में अच्छी भावना नहीं थी। हमने एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार देने की तरफ हम लोग बढ़े हैं। हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। हमने नौजवानों को रोज़गार से कैसे जोड़े हैं, हम लोगों ने पूरे शहरों के हिसाब से अलग अलग प्लान किया है, हमने ज़िलों के हिसाब से प्लान किया है। हम लोगों ने भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में हमने कदम उठाए हैं। हम लोगों ने राज्य के अंदर जब रोज़गार की बात होती है तो हमने रोज़गार देने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। अभी लॉकडाउन में हमने बहुत बड़ी स्कीम स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री के नाम पर हमने चलाई है। इसमें नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए हमने काम किए हैं। हमने शहरों के जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ठेली फड़ी वाले, उनको 10,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 2% एक्स्ट्रा राज्य सरकार से देंगे। हमने मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में अनुमति दी है, इस पर हमने काम किया है। किसानों की इनकम दुगनी हो, इसके लिए हमने 0% पर किसानों को ऋण देने का काम किया है। अच्छे इक्विपमेंट दें, किसानों को ठीक से फसल पैदा हो अधिक से अधिक, और वो ठीक समय पर उनका भुगतान हो जाए, ये सुनिश्चितता हमने की है। तो इस प्रकार से 3.5 साल में हमने, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, हमारी बहनें हों, हमने बड़े बड़े काम किए हैं। चाहे वो देवस्थानम बोर्ड से लगाकर, देवस्थानम जो एक्ट बनाया उससे लगाकर, चाहे हमारा गैरसैंण की राजधानी को लेकर, और चाहे हमने जो शहरों में एक बड़े काम अलग अलग करके किए हैं, चाहे उनकी बात मैं करूं, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य प्रकार के जो हमने काम किए हैं, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी स्थिति में हमने काम किए हैं और निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ काम किए हैं। और त्रिवेंद्र रावत की सरकार इसके लिए जानी जाती है। आज 3.5 साल के बाद भी विपक्ष के हमारे मित्र अनेक प्रकार की बात जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी विपक्ष के मित्रों ने यही नहीं कहा कि इस सरकार में अमुक काम के कारण और कुछ वित्तीय घोटाला हुआ है, जो पहले उनके ऊपर इस प्रकार की चर्चा होती थी। बिल्कुल, और ये लगता भी है कि 3.5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार चल रही है, अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा घोटाला या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, और आगे भी उम्मीद है कि ना आए। मदन जी, लास्ट सवाल, क्योंकि समय कम है और आपका भी बड़ा बहुमूल्य समय है, कि मदन कौशिक जी गुस्सा बहुत करते हैं, ऐसा सब कहते हैं, तो वो गुस्सा आता कब है? नहीं, कभी नहीं, कभी सवाल ही नहीं है। मुझे तो ये माना जाता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। दिलवाते हैं आपके पत्रकार, मुझे कोशिश करते हैं, और मुझे जब भी नहीं आता, जब वो कोशिश भी करते हैं, मैं हंस के और मजाक करता हुआ आगे निकल जाता हूँ। गुस्सा तो आने का सवाल ही नहीं है। और राजनीति में गुस्सा किस लिए करना? मदन जी, अच्छा आपका काम करना और है, आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मदन कौशिक जी, और आज हमने इनसे जाना कि शहरी विकास मंत्रालय क्या कर रहा है और उत्तराखंड के सामने अभी क्या क्या चुनौतियां बची है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से कोविड पर बाहर से बहुत सारे लोग उत्तराखंड में आए, उसके बाद भी जिस तरह से सरकार ने काम किया, तो कहीं ना कहीं अभी तक सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं। हमें भी ध्यान रखना होगा कि जो अभी कोविड जैसी महामारी चल रही है, उसमें जो भी नियम कायदे कानून हैं उनका हम अक्सरस पालन करें, और अपने इस खूबसूरत उत्तराखंड को इस कोविड जैसी महामारी से बचाए रखिए। इसमें इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।